हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए, बीए थर्ड ईयर का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर 2026 की न्यू बैच कब स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आपका इंतजार हुआ खत्म है। आज से हम बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमें चारों ही सब्जेक्ट पढ़ना है। वन बाय वन करके सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चारों में से सबसे पहले हमने लिया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाले इस विषय को। इस विषय की आज पहली क्लास होने जा रही है और मैं आपको, चूंकि पहली क्लास है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना पसंद करूंगा। आज के सेशन में दैट मीन्स कि जो सेशन हमारा होने जा रहा है, इस सभी सेशनों में हमारा फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में पहले हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उस स्टोरी पर बेस्ड 10 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर है? तो जैसा कि आज के सेशन में आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमें सबसे पहले तो पढ़ना है पोइम को। जो अब चूंकि आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको 4 पोइम दी गई है, तो 4 में से जो पहली पोइम है आपकी द एक्सप्रेस, ठीक है, जिसे स्टेफन स्पेंडर जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज हम इस द एक्सप्रेस पोइम को पहले समझेंगे, इसको डिकोड करेंगे, इसके सारांश को और इसके भाव को समझेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड 10 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना अत्यधिक है। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। न्यू बैच 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और 2026 और 2026 के बाद में जो भी स्टूडेंट तैयारी करेंगे बीए थर्ड ईयर के लिए, उनके सभी के लिए क्लासेस जो है महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार सेशन पर आए हैं, उनको मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि आपके मुख्य विषय भी उपलब्ध हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी विषयों को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी नया यूट्यूब चैनल है, क्लियर है, जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। ये सारे मुख्य विषय फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विद क्लास नोट्स यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। चैनल का नाम फिर से लिखा हुआ है ऊपर, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको सब वहां का समझ आएगा क्लासेस किस बेस पर वहां पर चल रही है। इन सब के अलावा फाउंडेशन कोर्स की नोट्स है ना, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए है ना, बीएचएससी, सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए जो फाउंडेशन कोर्स में जैसे आपको हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता, ये 4 विषय हैं आपके। चारों ही विषय की अगर आप स्पेशल नोट्स पढ़ना चाहते हैं जो मेरे द्वारा बनाई गई हो, जिसमें स्पेशल कंटेंट शामिल किया गया है, मतलब कि नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको कुछ और बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, तो ऐसी ही ये नोट्स यहाँ पर कुछ अरेंज की गई है, बनाई गई है। ये आप चाहे तो इनको ले सकते हैं, इनके माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें दरअसल दोस्तों, जैसे हम सेशन में आपको मैं 10 क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस करवाता हूं। जब नोट्स में आप पढ़ेंगे, पहले टॉपिक को आप पढ़ेंगे, टॉपिक को अच्छे समझेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड कम से कम 25 से 30 क्वेश्चनों पर टॉपिक में प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब कि एक सब्जेक्ट में आपको 400 से 500 ऐसे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, कि इन सबको पढ़ने के बाद में एग्जाम में पॉसिबल नहीं है कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन चला जाए। क्लियर है? ये सभी नोट्स आप जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे, लेना चाहे, वो ले सकते हैं। छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ये सभी नोट्स अवेलेबल हैं। 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन पर आपको ये सारी चारों नोट्स प्राप्त हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेशन में और देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में आज क्या क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट दैट मीन्स कि आज के पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो यहाँ से आपकी क्लासेस की होती है शुरुआत। ठीक है, तो दोस्तों हमारा टॉपिक है पोइम द एक्सप्रेस, जिसे स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। इसमें हमें बेसिकली 2 कंटेंट पर ही फोकस करना है, 2 कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले तो हम पोइम की समरी को देखेंगे, इसके सारांश को समझेंगे, और उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में हम टॉप 10 एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमने समरी को कितना समझा है, पोइम को कितना समझा है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का पता चल जाएगा कि हमें कितनी समझ आई पूरी स्टोरी, है ना। ये क्वेश्चनों पर जब हम प्रैक्टिस लगाएंगे, तो आइए इन दोनों को वन बाय वन करके शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे द एक्सप्रेस पोइम की, कहानी की। राइटर का नाम फिर से बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात छप जाए कि द एक्सप्रेस जो पोइम है, इसे स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? चलिए पोइम की शुरुआत करते हैं। इसे कुछ 4-5 पैरा में ये पोइम दी गई है। कहा गया है कि द एक्सप्रेस, ये मैं सारांश पढ़ रहा हूं, इसका समरी पढ़ रहा हूं ना, समरी में आपको यहाँ पर समझा रहा हूं। इसकी कविता जो पोइम है, एक्चुअल जो पोइम है ना, उसे आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। इसके सारांश को समझ लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारांश पर ही आधारित होते हैं। क्लियर है? द एक्सप्रेस बाय स्टेफन स्पेंडर इज अ मॉडर्न पोइम दैट सेलिब्रेट द पावर, स्पीड एंड ब्यूटी ऑफ अ ट्रेन। द पोइट compares the train to a living creature, almost like a powerful goddess or a bird that moves gracefully through the landscape. द एक्सप्रेस जो पोइम है, ये पोइम स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखित एक आधुनिक कविता है, मॉडर्न पोइम है, आधुनिक कविता है। और इस कविता में
कवि ने, पोएट ने ट्रेन की गति, है ना, ट्रेन की गति, शक्ति और उसकी सुंदरता का बहुत अजीब सा और एक अद्भुत सा चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने ट्रेन की शक्ति का या उसकी ऊर्जा का और उसकी सुंदरता का एक अजीब सा चित्रण किया है, या कहें कि एक सौंदर्य, एक अद्भुत सुंदर सा वर्णन किया है। द पोइट कंपेयर द ट्रेन टू अ लिविंग क्रिएचर। कवि ने यहां पर ट्रेन की तुलना किसके साथ की है? लिविंग क्रिएचर के साथ की है, एक जीवित, जैसे पावरफुल गॉडेस, जैसे कोई एक देवी या कोई उड़ता हुआ पक्षी जो कि मूव्स ग्रेसफुली थ्रू द लैंडस्केप, जो धरती पर अपनी अद्भुत लय में आगे बढ़ रहा है, गतिशील हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, खाली कहानी को सुन लीजिए, सुनने मात्र से आपका काम बन जाएगा। खाली सुन लेंगे अच्छे से ध्यान पूर्वक तो ये पूरी कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। आगे पोइम में कवि ने कहा, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, जब पोइम की शुरुआत होती है तो द ट्रेन इज सो रेस्टिंग इज इन द स्टेशन। जब पोइम की शुरुआत होती है तो उस समय में जो ट्रेन है वो ट्रेन स्टेशन पर क्या कर रही है? आराम कर रही होती है, स्टेशन पर रुकी हुई होती है। और जब स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई होती है ना, तो किसी एकदम वो क्वाइट और लाइफलेस, एकदम शांत सी दिखती है, एकदम शांत और जैसे कोई निष्क्रिय हो, शांत और निष्क्रिय कोई वस्तु पड़ी हो, बिल्कुल ऐसी नजर आती है। बट एज इट स्टार्ट मूविंग इट बिकम फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट होती है, चलना शुरू करती है, वैसे ही उसमें अद्भुत एनर्जी और उसकी शक्ति का संचार होने लगता है। द पोइट डिस्क्राइब इट्स मूवमेंट एज मैजेस्टिक एंड म्यूजिकल। और इसी तथ्य को, क्योंकि जब ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है तो उसमें एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है, और इसी संचार को ही यहां कवि जो है ट्रेन को मैजेस्टिक और म्यूजिकल बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, म्यूजिकल बता रहा है। दैट मींस कि संगीत में और भव्य बता रहा है। ऐसे इट क्रिएट्स इट्स, करते हुए जैसे अपने खुद की एक अजीब सी ध्वनि निकालते हुए अपनी खुद की लय बना रही हो, है ना, ट्रैक पर चलते हुए। तो यहां कुल मिलाकर के जैसे ही पोइम की शुरुआत होती है तो पोइम की शुरुआत में कभी कुछ ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि ट्रेन स्टेशन पे खड़े हुए एकदम शांत सी खड़ी हुई है, निष्क्रिय हो। लेकिन जैसे ही ये शुरू होती है, इसमें एक अजीब सी, या कहें कि अजय ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है, और इसे ही कवि ने यहां पर इसको संगीत में बताया है, अद्भुत बताया है। क्लियर है? और जब ये चल रही होती है तो जिस उसकी ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में मानो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी खुद की एक लय बना रही हो, ट्रैक पर दौड़ते हुए। आगे बढ़ते हैं, अगले पैरा में उन्होंने कहने का प्रयास किया क्या? एज द ट्रेन स्पीड थ्रू द कंट्री साइड। जब ये ट्रेन कहां से दोस्तों? तो ग्रामीण इलाकों से जब ये ट्रेन निकलती है, इट सीम्स टू कमांड नेचर, ऐसा लगता है मानो जैसे फील्ड, हिल्स एंड टनल ऑल बिकम पार्ट ऑफ द इट्स जर्नी। ऐसा लगता है जैसे मानो कि खेत हो या पहाड़ हो या गुफाएं हो, टनल हो, ये सब इस ट्रेन की जर्नी की यात्रा के हिस्से बन रहे हो। द पोइट यूजेस मेनी इमेजेस ऑफ फायर, थंडर एंड लाइट टू एक्सप्रेस इट्स पावर एंड मॉडर्न एनर्जी। कवि जो है इस ट्रेन की आधुनिक शक्ति और आधुनिक जो इसकी ले है, आधुनिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कवि कई प्रकार के जो है उदाहरण लेता है, जैसे आग का, है ना, आंधी तूफान, आग का, या कहेगी गर्जना का, या बिजली का। तो कवि उसके वर्णन में आग, बिजली और गर्जना जैसी उपमाओं का प्रयोग करते हुए उसकी आधुनिक ऊर्जा और शक्ति को प्रतिलक्षित करता है, दैट मींस की एक्सप्रेस करता है। क्लियर हो पा रहा है ना दोस्तों? एक छोटी सी पोइम, बहुत ज्यादा बड़ी पोइम नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। एक छोटी सी पोइम ही है, 4-5 पैरा की मात्र ये पोइम है। क्लियर है? और चूंकि अब इसके सारांश को पढ़े तो सारांश का महत्व ही तब होता है जब हमें पूरी पोइम समझ आ जाए। छोटे से सारांश में पूरी पोइम समझ आ जाए कि इस पोइम को लिखा किस आधार पर है, कवि कहना क्या चाहता है, उसका भाव क्या है, उस भाव को समझना ही प्रमुख ध्येय होता है हमारा जब हम इसकी समरी पढ़ रहे होते हैं। क्लियर है? अब हम बात आ चुके हैं पोइम के फाइनल पार्ट पर। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोइम, स्पेंडर कास्ट द एक्सप्रेस ट्रेन अ सिंबल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कितनी अच्छी बात कही है।
उन्होंने पोइम के आखिरी बिंदु में कहा है, आखिरी बिंदु में कहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी तुलना किसके साथ की है दोस्तों, उसको किसका प्रतीक बताया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का, जो आधुनिक मानव सभ्यता है ना उसका सिंबल बताया एक्सप्रेस ट्रेन है, ये आधुनिक मानव सभ्यता की प्रतीक है। अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन जेनियस एंड टेक्नोलॉजी, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन जेनियस एंड टेक्नोलॉजी, मानव प्रतिभा और जो तकनीक है इसका, तो इसके उद्भव को या मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम इन्होंने देने का प्रयास किया है। इट रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस मूवमेंट एंड द अनस्टॉपेबल एनर्जी ऑफ द मॉडर्न एज। ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता और प्रगति की भावना का क्या है, प्रतीक है। क्या बताया कवि ने कि ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता का और जो आधुनिक प्रगति है उसकी भावना का प्रतीक कहा है इसको, ट्रेन को, द एक्सप्रेस ट्रेन को। सो द एक्सप्रेस इज नॉट जस्ट अबाउट अ ट्रेन, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, रेलगाड़ी नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन एम्बिशन, मानव महत्वाकांक्षा, प्रोग्रेस एंड द ब्यूटी ऑफ मैकेनिकल पावर। तो ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि मानव की निरंतर प्रगति और असीम ऊर्जा की क्या है, स्तुति है, जो इसको बखान करती है, ये बताती है कि मानव सभ्यता किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो मानव सिविलाइजेशन जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसी स्पीड से ट्रेन को आगे बढ़ता हुआ प्रदर्शित किया है। क्लियर है? तो ये छोटी सी पोइम थी यहाँ पर स्टेफन स्पेंडर की लिखी हुई। उम्मीद करता हूँ इस पोइम का की समरी जो थी छोटी सी, ये आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों देखिए ना, आप चाहे इसे बर्डन लेकर के पढ़ें, चाहे आप इसको खेल कूद में एंजॉय करते हुए पढ़ लीजिए। छोटा सा सारांश समरी जो निकलती है ना, और ये जो बेसिक से तथ्य होते हैं ना, ये बेसिक तथ्य हमको एग्जाम में परेशान कर देते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, आप सोचिए ना कि मान लो इस समरी पर बेस्ड जो कोई क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, तो अगर उसको क्वेश्चन लेकर के आना है, चूंकि आपके सिलेबस में इंग्लिश और इंग्लिश में आपको ये पोइम दी गई है, तो वो इस पोइम के समरी पर बेस्ड ही क्वेश्चन बनाएगा। अब वो चाहे तो वो आप उसको मजाक समझिए या फिर आप सीरियस लीजिए, बात समझ आई। तो चाहे वो कितना ही बेसिक तथ्य क्यों ना हो, उसको थोड़ा सीरियसली पढ़ के और कोशिश ये कीजिए कि ये सोचिए, जब आप पोइम पढ़ रहे होते तो ये सोचने का प्रयास करें कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इस पोइम पर आधारित। और ऐसा ही मैंने सोचा, मैंने सोच करके इस पोइम पर आधारित 10 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन बना करके लेकर आया हूं, जिन्हें मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप उससे भी ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आप नोट्स, स्पेशल पीडीएफ नोट्स से पढ़ सकते हैं, और वो उसके मैं सेशन के एंड में बताने वाला हूं कि वो नोट्स आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इस पोइम पर जो निर्भर है 10 टॉप कैटेगरी वाले एमसीक्यू क्वेश्चन, उन पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम द एक्सप्रेस। जो द एक्सप्रेस आपने पोइम पढ़ी है उसके कौन पोइट मतलब कवि कौन है, टी.एस. इलियट है या W.H. ऑडेन है या स्टेफन स्पेंडर। बार बार रिपीट किया है मैंने नाम, आपको सभी को याद होना चाहिए। द एक्सप्रेस ट्रेन के द एक्सप्रेस जो पोइम है उसके कवि कौन है, स्टेफन स्पेंडर। ऑप्शन सी इज या करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब इन द पोइम द एक्सप्रेस। तो जब द एक्सप्रेस जो आपने पोइम पढ़ी है, इस पोइम में सेंट्रल बिंदु कौन सा है, मतलब जिसके बिना पोइम ना रहे, जिसमें से कुछ अगर वो तथ्य निकाल दिया जाए तो, या फिर जिस पर पूरी पोइम बेस्ड है, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्या शिप है, कोई एरोप्लेन है, ट्रेन है या कार है। तो आप सभी जानते हैं यहां पर द एक्सप्रेस ट्रेन की चर्चा बार बार कवि ने की है, और ट्रेन पर ही बेस्ड ये पोइम है, इसलिए यहां पर भी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके, याद रखिएगा पोइम का सारांश मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया है ताकि एक बार आप उसकी समरी को पढ़िए, समरी समझने के बाद में आप खुद समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे। वो थोड़े डिफरेंट टाइप के लाने का प्रयास भी किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि जो आपने समरी को मैंने आपको पढ़ाई है उसी समरी को मैंने यहाँ क्वेश्चनों में छाप दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चनों में थोड़ा और डिफरेंट टाइप मिलेगा, जैसे जैसे क्वेश्चनों में आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इस पोइम का और ज्यादा नॉलेज जो है ना गैदर करते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द ट्रेन सिंबलाइज इन द पोइम। यहां पर या कहें कि इस पोइम में ट्रेन को किसका प्रतीक बताया, सिंबलाइज किसका प्रतीक बताया है। तो पावर ऑफ नेचर का, प्रकृति की शक्ति का, या मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस का। एग्जैक्टली जो आधुनिक सभ्यता है उसका आधुनिक सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के विकास का। क्लियर?
तो आधुनिक सभ्यता के विकास का प्रतीक किसको बताया इस पोइम में? ट्रेन को। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन भी आगे गति करती जा रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट कंपेयर द एक्सप्रेस ट्रेन टू। पोइट ने, कवि ने यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन को किसके साथ कंपेयर किया है? ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी उलझन आप लोगों को हो सकती है, क्योंकि आपने पोइम में उड़ता हुआ पक्षी पढ़ा था, लेकिन यहां पर सिर्फ पक्षी की बात की गई है, बर्ड की बात की गई है। ठीक है, तो यहां पर राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, क्वीन के साथ। एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना रानी के साथ, रानी से की है शक्तिशाली देवी, दैट मीन्स की क्वीन। क्लियर? शक्तिशाली देवी है ना, आपने फर्स्ट पेरा में ही पढ़ा था, सेकंड पेरा में पढ़ा था आप लोगों ने। क्लियर है? चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोइम इज द एक्सप्रेस? जो द एक्सप्रेस पोइम है ये किस प्रकार की पोइम है? रोमांटिक पोइम है, मॉडर्न पोइम है, एपिक पोइम है या बैलेड पोइम है? किस प्रकार की पोइम है दोस्तों? तो ये मॉडर्न पोइम है, आधुनिक कविता है, ये भी आप पढ़ चुके थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ पोइम? इस पोइम की टोन क्या है, ध्वनि क्या है? टोन है ना, तो इसकी द एक्सप्रेस की पोइम की टोन मतलब कि किस प्रकार की कविता है ये? सैड या होपलेस है, या एंग्री या क्रिटिकल है, या जॉयफुल एंड एडमायरिंग है? करेक्ट है, जॉयफुल एंड एडमायरिंग। ठीक है ना, प्रशंसनीय है ये, हर्षित कर देने वाली। ठीक है, ऑप्शन सी यहां करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोइट कॉल द एक्सप्रेस ट्रेन इन द पोइम? यहां पर कहा गया है कि यहां पर कि कवि ने एक्सप्रेस ट्रेन को जो है ना इस पोइम के अंतर्गत क्या बताया है, क्या कहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है यह क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है ये मॉन्स्टर ऑफ मेटल, कोई धातु का कोई राक्षस है, या मशीन ऑफ डस्ट, मतलब कचरे की कोई मशीन है, या अ बर्ड ऑफ नाइट, रात का कोई पक्षी है, या अ मिरेकल ऑफ आयरन, मतलब लोहे का जादू है ना, लोहे का मिरेकल जादू है, क्या है? तो एग्जैक्टली यहां पर पोइट ने इस कविता में ट्रेन को जो है ना, द एक्सप्रेस ट्रेन को लोहे का एक जादू बताया है, मिरेकल ऑफ आयरन। क्लियर? ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड ऑफ द ट्रेन्स विजल इज कंपेयर टू। तो यहां पर जो है इस कविता में, इस पोइम में ट्रेन का जो साउंड है, जो सीटी बजती बजाता है, वो हॉर्न जो है ना, उसे किसके साथ कंपेयर किया है? क्राई ऑफ पेन, क्राई ऑफ पेन, या अ सॉन्ग और म्यूजिक। तो एग्जैक्टली यहां पर ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सॉन्ग और म्यूजिक तो एक लयबद्ध, जैसे म्यूजिकल वर्ड यूज हुआ था है ना, म्यूजिकल वर्ड। तो इसका जो ध्वनि थी, जैसे को मानो ये खुद की अपनी एक लय बना रही हो, रिदम बना रही हो। बात हुई थी ना कि ट्रेन जब पटरी पर दौड़ती है तो ये अपनी रिदम बनाते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने खुद की रिदम बना रही हो, जब इसका साउंड निकलता है तो खुद की रिदम बनाते हुए नजर आती है। एग्जैक्टली तो इसको म्यूजिकल रूप में इसका यूज किया था यहाँ पर पोइट ने। क्लियर है? तो ये सॉन्ग्स और म्यूजिक जो है इसको कंपेयर किया गया है ट्रेन के विसल से, साउंड से। Is it okay? Option B is correct answer. Next and last two questions are more there. Second last question is there. What happens to the train at the end of the poem? पोइम के अंत में ट्रेन के साथ क्या होता है? It's just like it stop at the new station, किसी नए स्टेशन पर रुक जाती है ये, या फिर इट क्रैशेस सडनली, तुरंत ही है जो ये क्रैश हो जाती है, या फिर इट डिसअपियर इनटू द डिस्टेंस, काफी दूर ही यह जो है डिसअपियर हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है, लुप्त हो जाती है, या फिर ऑप्शन डी कहता है कि इट रिटर्न्स टू द सिटी, ये शहर में वापस आ जाती है। तो जब पोइम का एंड होता है ना, तो पोइम के एंड में उस ट्रेन को वापस शहर से ही ट्रेन चली थी, वो वापस शहर में आते हुए इस ट्रेन का इस पोइम का एंड हो जाता है। ठीक है ना? अब चूंकि हमने पूरी पोइम तो यहाँ पर पढ़ी नहीं है ना, तो इसलिए मैंने कुछ एडिशनल जानकारी जो आपके पोइम से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन बना करके लाया हूं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर, यहाँ पर ऑप्शन सी में गलत दिया गया है।
ऑप्शन सी में गलत दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इट इज टू द सिटी। और फिर भी एक बार हम इसको और अच्छे से चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी ऑप्शन डी में से दोनों में से कौन सा होगा, मैं करेक्ट करवा दूंगा। क्लियर है? एक बार इसके लिए पोइम को हमें फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पीपीटी जो टीम है उसने ऑप्शन सी को यहाँ करेक्ट करवाया, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है ये वापस शहर में ये ट्रेन लौट आती है अकॉर्डिंग टू दिस पोइम। तो इस पोइम के अकॉर्डिंग मेरे अनुसार है ना, पोइम को पढ़ने के बाद मेरे अनुसार ये ट्रेन सिटी में वापस लौट आती है। और यहाँ पर आंसर आपके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, पोइम के अकॉर्डिंग सारे आंसर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन सी क्या कहता है कि ये डिसअपियर हो जाती है ना, मतलब काफी दूर से दिखना बंद, आते आते दिखना दूर बंद हो जाती है। क्लियर है? लुप्त हो जाती है कुल मिलाकर के। तो इसका मैं करेक्शन करवा दूंगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका आंसर भी आपको करेक्ट आंसर भी बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द पोइम एक्सप्रेस मेनली सेलिब्रेट। तो जो ट्रेन है ये खास करके क्या इंजॉय करती है, डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को, या द पावर एंड ब्यूटी ऑफ मूवमेंट को, शक्ति और उसका जो चलने की जो खूबसूरती थी उसे, या सैडनेस ऑफ ट्रेवल को, या साइलेंट ऑफ नेचर्स को, साइलेंस ऑफ नेचर्स को। तो दोस्तों ये पावर एंड ब्यूटी को, ब्यूटी का जो, ये इसका जो चलने का जो मूवमेंट था, इसके चलने का, इसके मूवमेंट करने की जो सुंदरता थी, जो शक्ति थी, उसको विशेष रूप से ये सेलिब्रेट करती, इसलिए ऑप्शन इसका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ में आपका सेशन आज का होता है कंप्लीट। 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवाए हैं, और ये सेशन में फिर से बता दूं आप लोगों को, सेशन कंटिन्यू रहेगा, सेम टाइम पर रहेगा। इसमें किसी प्रकार का अगर आप लोगों को, क्योंकि न्यू बैच इसलिए पूछना पड़ रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके, या कोई सजेशन देना हो तो वो भी कमेंट करके आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप लोगों को क्लासेस को लेने में, टाइमिंग में, या क्लास नोट्स में, या इस क्लास में जो मैं कंटेंट को प्रयोग यूज कर रहा हूं किस प्रकार से, तो कहीं अगर कोई सजेशन देना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। न्यू बैचेस है, सेम टाइम पर चलने वाली है, और इसी आधार पर आपकी क्लासेस होगी। पहले हम फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके तुरंत बाद में हम आपके जो मेन सब्जेक्ट है उन्हें स्टार्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जानने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भी फ्रेंड्स डीपली पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल पीडीएफ नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, वो नोट्स को ले सकते हैं एक छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट के साथ में। ये सभी नोट्स अवेलेबल है, 149 रुपए का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, जिसे आप लेकर के आप इन चारों नोट्स को डीपली पढ़ सकते हैं। क्लियर है? 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन पर कैसे मिलेगा आपको, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आपको ये और बता दूं कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार सेशन पर आए हैं, या आप काफी लंबे समय से बने हुए हैं, लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं है कि इस चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लासेस लेना चाहते हैं तो, है ना, सभी सब्जेक्टों की आप चाहते हैं कोई क्लास आपकी मिस ना हो, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इन सब के अलावा एक यूट्यूब चैनल और है जो इसका सपोर्टिव चैनल जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब की कोई गारंटी नहीं होती कि चैनल कब तक चलेगा, है ना। कभी हो सकता है टेक्निकल चीजें हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हो सकता है कभी अपलोड होना बंद हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक सपोर्टिव चैनल बना दिया है, लोधाजी क्लासेस क्लिप्स के नाम से, ठीक है, लोधाजी क्लासेस क्लिप्स के नाम से। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दी गई है, आप जाकर के उसको विजिट कर ले, उसको सब्सक्राइब करके रख ले। कभी भविष्य में अगर क्लासेस में प्रॉब्लम आती है तो आपको उसी चैनल पर मैं वहां पर आपको क्लासेस देना प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। और बेसिकली वहां पर अभी क्लासेस मिलेगी आपको, छोटी छोटी क्लिप्स आपको मिलती रहेगी 5-10 मिनट की, जिसमें सोर्स की जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ में, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी सेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।